रामपुर गांव के एक छोटे से घर में संध्या अपने पति रमेश के साथ रहती थी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिस वजह से रमेश हमेशा परेशान रहता था। सुनिए, चाय पी लीजिए। आप सुबह से बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? संध्या, खेत की फसल इस बार भी खराब हो गई। बनिया का कर्ज सिर पर है। समझ नहीं आ रहा कि घर कैसे चलेगा। आप अकेले परेशान मत होइए, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। आप सब्र रखिए। सब्र से पेट नहीं भरता संध्या। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए शहर चला जाऊँ, वहाँ मजदूरी करके कुछ पैसे कमा सकूंगा। लेकिन आप अकेले शहर कैसे जाएंगे? वहाँ आपका कौन है? मुझे आपकी बहुत चिंता होगी। तुम डरो मत, मैं बहुत जल्द पैसे कमा कर लौट आऊंगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। रमेश अगले ही दिन शहर के लिए निकल जाता है। कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन रमेश का कोई पता नहीं चलता और न ही कोई खबर आती है। संध्या अकेली बैठी हुई है। गांव के सरपंच और रमेश का दोस्त मोहन आते हैं। भाभी, शहर से एक बुरी खबर आई है। रमेश जिस कारखाने में काम करता था, वहाँ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। क्या? आप ये क्या कह रहे हैं मोहन जी? रमेश ठीक तो है ना? बेटी, कारखाने के मालिक ने बताया कि उस हादसे में रमेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसका शव भी नहीं मिल सका। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। हमें भी इस बात का बहुत दुख है भाभी, लेकिन ये कड़वा सच है। संध्या पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। बाद में गांव के लोग और सरपंच मिलकर संध्या की जिंदगी संवारने के लिए उसकी दूसरी शादी का फैसला करते हैं। कुछ महीने बाद संध्या के साथ मोहन बैठा है। दोनों की शादी हो चुकी है। संध्या, मैं जानता हूँ कि रमेश की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं जानती हूँ मोहन जी, आपने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। आभारी होने की जरूरत नहीं है। अब हम एक नए सफर की शुरुआत करेंगे। वक्त बीतता है और संध्या मोहन के साथ एक नई जिंदगी शुरू करती है। लेकिन एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। मोहन दरवाजा खोलता है। सामने रमेश खड़ा है। वो बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा है। मोहन, मैं वापस आ गया दोस्त। रमेश, तुम जिंदा हो? संध्या अंदर से आती है और रमेश को देखती है। रमेश, ये कैसे हो सकता है? सबने कहा था कि आप... मैं उस हादसे में बच गया था संध्या, लेकिन मेरी याददाश्त चली गई थी। आज सब याद आया तो मैं दौड़ा चला आया। लेकिन रमेश, अब बहुत देर हो चुकी है। सबने सोचा तुम नहीं रहे तो मैंने संध्या से शादी कर ली। क्या? तुमने मेरी पत्नी से शादी कर ली? संध्या, ये क्या कह रहा है? भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं अब क्या करूं? रमेश के अचानक वापस लौटने से पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। संध्या, रमेश और मोहन तीनों एक धर्म संकट में खड़े थे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मोहन, तू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मेरी गैर हाजिरी में तूने मेरी ही पत्नी से शादी कर ली। क्या यही तेरी दोस्ती थी? रमेश, मुझे गलत मत समझो। कारखाने से खबर आई थी कि तुम हादसे में मारे गए। संध्या अकेली पड़ गई थी, इसलिए गांव वालों ने मिलकर हमारी शादी करवाई। सुनिए, इसमें मोहन जी का कोई दोष नहीं है। जब सबने मान लिया था कि आप अब इस दुनिया में नहीं हैं, तब गांव के बड़े बुजुर्गों ने ये फैसला लिया था। फैसला चाहे जो भी हो संध्या, लेकिन सच ये है कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें वापस अपने साथ ले जाने आया हूँ। रमेश, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन अब संध्या मेरी भी पत्नी है। मैं उसे इस तरह छोड़कर जाने नहीं दे सकता। घर में हो रहे हंगामे की आवाज सुनकर गांव के सरपंच और कुछ पड़ोसी वहां आ पहुंचते हैं। रमेश, तुम जिंदा हो, ये तो भगवान का चमत्कार है। लेकिन तुम लोग आपस में झगड़ क्यों रहे हो? सरपंच जी, देखिए मेरे साथ क्या अन्याय हुआ है। मैं इतने दिनों बाद लौटा तो पता चला कि मोहन ने मेरी पत्नी से शादी कर ली। आप ही न्याय कीजिए। रमेश, हमने तो तुम्हें मृत समझकर संध्या का घर बसाया था। अब यह मामला बहुत उलझ गया है। सरपंच जी, रमेश ही संध्या का पहला पति है, इसलिए कानून और धर्म के हिसाब से संध्या को रमेश के साथ जाना चाहिए। नहीं, जब संध्या पर विपत्ति आई थी तब मोहन ने उसका सहारा दिया। अब मोहन को बेदखल करना भी तो गलत होगा। आप लोग सिर्फ अपने अपने फैसले सुना रहे हैं, लेकिन मेरे दिल का दर्द कोई नहीं समझ रहा। मैं तो दो पाटों के बीच में पिस रही हूँ। बात बढ़ती देख सरपंच मामले को शांत कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रमेश और मोहन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। संध्या, मैंने तुम्हें दिल से स्वीकार किया है।
मैं तुम्हें कभी किसी तकलीफ में नहीं देख सकता। लेकिन पहला हक मेरा है। संध्या ने मेरे साथ अग्नि के सामने फेरे लिए हैं, ये कहीं नहीं जाएगी। बस कीजिए, आप दोनों चुप हो जाइए। भगवान ने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं एक साथ 2 पतियों की पत्नी कैसे बन सकती हूँ? सब शांत हो जाओ, ये मामला बहुत बड़ा है। आज रात सब ठंडे दिमाग से सोचो। कल सुबह गांव की पंचायत बैठेगी और वहीं इस बात का फैसला होगा। सरपंच के इस फैसले के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन उस रात घर में किसी को नींद नहीं आती। तीनों की नजरें आने वाले कल के फैसले पर टिकी थीं। अगली सुबह गांव के बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठती है। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग और ग्रामीण वहां मौजूद थे। बीच में संध्या, रमेश और मोहन उदास चेहरे लिए खड़े थे। रामपुर के वासियों, आज हम सब यहाँ एक बहुत ही अनोखे और कठिन मामले का निपटारा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। एक तरफ रमेश है जो अपनी याददाश्त खोने के बाद आज वापस लौटा है। दूसरी तरफ मोहन है जिसने विपत्ति के समय संध्या का हाथ थामा। धर्म और शास्त्र तो यही कहते हैं कि पहला पति जीवित हो तो पत्नी का पहला अधिकार उसी का होता है। इसलिए संध्या को रमेश के साथ जाना चाहिए। हाँ सरपंच जी, पंच साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। संध्या मेरी धर्म पत्नी है, मेरा अधिकार उस पर सबसे पहले है। लेकिन ठहरिए, मोहन का क्या दोष है? उसने कोई चोरी छिपे शादी नहीं की। जब समाज ने संध्या को बेसहारा मान लिया था, तब मोहन ने उसे सम्मान दिया। मोहन को सजा देना भी अनुचित होगा। पंच परमेश्वर, मैंने संध्या को कभी धोखा देने की नीयत से अपना जीवन साथी नहीं बनाया। मैंने हमेशा उसकी इज्जत की है। आज अगर मुझे उससे अलग किया गया तो ये मेरे साथ अन्याय होगा। पंचों के बीच तीखी बहस होने लगती है। गांव वाले भी 2 गुटों में बंट जाते हैं। कोई रमेश का समर्थन कर रहा था तो कोई मोहन का। शांति रखिए, सब लोग शांत हो जाइए। जब कानून और नियम असफल होने लगे तो फैसला उस व्यक्ति पर छोड़ देना चाहिए जिसकी जिंदगी का ये सवाल है। संध्या बेटी, तुम आगे आओ। संध्या कांपते कदमों से आगे आती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। बेटी संध्या, तुम पर दुखों का पहाड़ टूटा है, लेकिन आज फैसला तुम्हें ही करना होगा। तुम रमेश के साथ जाना चाहती हो या मोहन के साथ रहना चाहती हो? सरपंच जी, आप मुझसे ये कैसा धर्म संकट पूछ रहे हैं? रमेश जी मेरे पहले पति हैं, जिन्होंने मुझे प्यार दिया, और मोहन जी ने उस वक्त मेरा हाथ थामा जब पूरी दुनिया में मेरे लिए सिर्फ अंधेरा था। संध्या, हमारे पुराने दिनों को याद करो। मैंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की। मेरे साथ चलो। संध्या, फैसला तुम्हारा होगा। तुम जो भी कहोगी मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। अगर मैं रमेश जी को चुनती हूँ तो मोहन जी के त्याग का अपमान होगा, और अगर मैं मोहन जी को चुनती हूँ तो रमेश जी के प्यार और उनके संघर्ष का अनादर होगा। मैं किसी एक को चुनकर दूसरे का दिल नहीं तोड़ सकती। संध्या की बात सुनकर पंचायत में सन्नाटा छा जाता है। सरपंच और सभी पंच सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस उलझन का क्या हल निकाला जाए। बेटी, अगर तुम फैसला नहीं करोगी तो ये मामला कभी सुलझ नहीं पाएगा। मुझे थोड़ा समय चाहिए सरपंच जी। आज रात मुझे सोचने का वक्त दीजिए। कल सुबह मैं खुद अपना फैसला आप सबके सामने रखूंगी। संध्या की बात मानकर पंचायत बर्खास्त कर दी जाती है। संध्या, रमेश और मोहन चुपचाप घर लौट आते हैं, लेकिन संध्या के मन में कुछ और ही योजना चल रही थी। पंचायत समाप्त होने के बाद रात का अंधेरा घिराया था। घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जहां तीनों अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। संध्या रसोई में खाना बना रही है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। रमेश बाहर कमरे में उदास बैठा है और मोहन आंगन में खड़ा है। हे भगवान, मेरी क्या गलती थी? मैं तो बस अपने परिवार के लिए पैसे कमाने शहर गया था। याददाश्त वापस आई तो लगा जिंदगी सवर जाएगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बिखर चुका है। मोहन धीरे से कमरे के पास आता है और रमेश को देखता है। रमेश, मैं जानता हूं कि तुम मुझे अपना अपराधी समझ रहे हो, लेकिन ईश्वर जानता है कि मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। चाहने या न चाहने से क्या होता है मोहन? तुमने मेरी जगह ले ली। अब तुम ही बताओ, क्या मैं अपनी पत्नी को किसी और का होते हुए चुपचाप देखता रहूं? मैं तुम्हारी जगह छीनना नहीं चाहता था रमेश, लेकिन अगर आज मैं संध्या को छोड़ देता हूं तो समाज उस पर
तरह तरह की उंगलियां उठाएगा। उसकी बदनामी मैं सहन नहीं कर सकता। दोनों की बातें सुनकर संध्या रसोई से बाहर आती है और थाली टेबल पर रख देती है। आप दोनों आपस में लड़ना बंद कीजिए, खाना खा लीजिए। कल सुबह मुझे अपना फैसला सुनाना है। संध्या, क्या तुमने कुछ सोचा? क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगी? संध्या, तुम जो भी फैसला लोगी मुझे मंजूर होगा। बस अपने मन पर कोई बोझ मत रखना। मैंने अपना फैसला कर लिया है, लेकिन मैं वो फैसला सिर्फ कल सुबह पंचायत के सामने ही बताऊंगी। आप लोग आराम कीजिए। रात गहराती जाती है। रमेश और मोहन थके हारे सो जाते हैं, लेकिन संध्या के चिराग की लौ देर रात तक जलती रहती है। वो एक कागज पर कुछ लिखती है। चारों तरफ अंधेरा है। संध्या हाथ में एक छोटा सा झोला लिए घर के मुख्य दरवाजे के पास खड़ी है। वो मुड़कर सोए हुए रमेश और मोहन को देखती है। मुझे माफ कर देना आप दोनों। मेरी वजह से दो सच्चे दोस्तों के बीच दरार आ गई। अगर मैं किसी एक को चुनती तो दूसरे की जिंदगी पूरे उम्र के लिए बर्बाद हो जाती। संध्या आंगन में एक पत्र रखती है और फिर आसमान की तरफ देखती है। आप दोनों की भलाई इसी में है कि मैं आप दोनों की ही जिंदगी से दूर चली जाऊं। अब मेरा ईश्वर ही मेरी राह तय करेगा। संध्या भारी मन से घर का दरवाजा खोलती है और अंधेरे रास्ते पर चुपचाप गांव छोड़कर चली जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ ही चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो चुकी थी। रमेश की आंख खुलती है और वो संध्या को ढूंढने के लिए आंगन में आता है, लेकिन संध्या उसे नहीं मिलती है। संध्या, संध्या, कहाँ हो तुम? रसोई में भी कोई नहीं है। रमेश की आवाज सुनकर मोहन भी उठकर बाहर आ जाता है। क्या हुआ रमेश? संध्या घर पर नहीं है क्या? इतनी सुबह वो कहाँ जा सकती है? मुझे नहीं पता, पूरे घर में कहीं नहीं है। दरवाजा भी बाहर से सिर्फ सटा हुआ था। तभी मोहन की नजर आंगन के पास रखे एक पत्र पर पड़ती है। वो दौड़कर पत्र उठाता है। रमेश, देखो यहाँ एक चिट्ठी रखी है। ये संध्या की ही लिखावट है। जल्दी पढ़ो मोहन। क्या लिखा है उसमें? रमेश जी और मोहन जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। आप दोनों ही अपनी अपनी जगह सच्चे और निर्दोष हैं। अगर मैं रमेश जी के पास जाती तो मोहन जी के त्याग का अपमान होता, और अगर मोहन जी के साथ रहती तो रमेश जी के सच्चे प्यार पर अन्याय होता। मेरी वजह से दो पक्के दोस्तों का घर और रिश्ता टूट जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। इसलिए मैं आप दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। अब मेरे लिए किसी को मत ढूंढना। आप दोनों मिलकर फिर से दोस्त बन जाइए। यही मेरी आखिरी इच्छा है। संध्या। ये क्या कर दिया संध्या तुमने? हमें छोड़कर क्यों चली गई? हे भगवान। हम दोनों अपने अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे रमेश, और हमने उस मासूम का दिल तोड़ दिया। वो हम दोनों को बचाने के लिए खुद कुर्बान हो गई। संध्या के जाने की खबर सुनकर सरपंच और गांव के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। संध्या ने जो किया उसके लिए बहुत बड़े कलेजे की जरूरत होती है। उसने खुद को मिटाकर तुम दोनों की दोस्ती और इस गांव की शांति बचा ली। सच में संध्या जैसी देवी जैसी औरत आज के जमाने में मिलना मुश्किल है। मोहन, संध्या सही कह रही थी। हमारी वजह से वो बेघर हो गई। अब हम कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। हाँ दोस्त, अब हम संध्या की इस सीख को बेकार नहीं जाने देंगे। हम मिलकर रहेंगे और उसकी कमी को हमेशा याद रखेंगे। संध्या गांव छोड़कर एक नए सफर पर निकल चुकी थी, जहां वो आत्मनिर्भर बनकर रहने का फैसला करती है। इधर रामपुर गांव में रमेश और मोहन अपने सारे मतभेद भुलाकर एक सच्चे दोस्त की तरह साथ रहने लगते हैं। संध्या का त्याग उन दोनों को हमेशा के लिए एक कर जाता है।